नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं एक कहानी आप बीती या जग बीती। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने देश के लिए वर्ल्ड वार सेकंड की जंग लड़ने के लिए तो गया, लेकिन उसके जंग में जाने के कुछ महीने के बाद ही वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हो गया। लेकिन उसको पता ही नहीं चला और वो गलतफहमी में या धोखे से लगभग 30 साल तक जंग लड़ता रहा और 51 की एज में, 51 साल की एज में जब उसको पता चलता है कि जंग तो 28 साल पहले ख़त्म हो गई है, तो वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। जी हाँ, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और क्या होता है उसकी लाइफ में उन 30 सालों में और उसकी सरेंडर करने के बाद की स्टोरी, ये आज हम आपसे शेयर करेंगे। ये एक कहानी है एक जापान के नौजवान जिनका नाम था हीरो ओनेडा। हीरो ओनेडा का जन्म 1922 में जापान में होता है। लगभग 19 या 20 साल की उम्र में 1942 में ये जापान की इंपीरियल आर्मी में भर्ती हो जाते हैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। उस समय वर्ल्ड वार सेकंड का दौर चल रहा था, जापान भी लड़ रहा था यूएसए, इंग्लैंड, फिलीपींस के खिलाफ। तो ओनेडा को भी जंग में जाना था, इनको जाना था फिलीपीन के जंगलों में। इस कारण इनके ग्रुप की एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग ली जाती है, जंगलों में रखा जाता है और इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपने सरेंडर नहीं करना है, आपने आत्मसमर्पण नहीं करना है और ना ही आपने आत्महत्या की कोशिश करनी है। हम आपको लेने आएंगे, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जब भी जंग खत्म होगी हम आपको लेने आएंगे, तब तक आपने फिलीपीन के जंगलों में ही रहना है। तो 26 दिसंबर 1944 को इनको उतारा जाता है, इनके ग्रुप को फिलीपीन के जंगलों में। फिलीपीन का एक आइलैंड है लुवांग आइलैंड में इनको उतारा जाता है। वहाँ पहले भी जापान की फ़ौज थी, उसमें ये शामिल हो जाते हैं, जंग लड़ते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है इत्तेफाक कि ये ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4 लोगों का ग्रुप जो है वो बन जाता है और वो जंगल में अपने हिसाब से जंग लड़ते हैं। ओनेडा के जंग में जाने के तकरीबन 8 महीने बाद 15 अगस्त 1945 में नागासाकी, हिरोशिमा, जापान के शहरों पे बम गिराए जाते हैं और 2 सितंबर 1945 में जंग खत्म हो जाती है। जापान आत्मसमर्पण कर देता है, वर्ल्ड वार सेकंड का अंत हो जाता है। लेकिन ओनेडा के ग्रुप को कोई खबर नहीं है, ये अभी भी जंग लड़ रहे हैं, जंगली फल खा के या जंगली जानवरों का मांस खा के ये अपना समय निकाल रहे हैं। समय निकलता है, दिन, महीने, साल। 49 की बात है, 1949 में, क्योंकि ये लोग भोजन की तलाश में जो आइलैंड के पास, लुवांग आइलैंड के पास जो गांव थे उनमें भी लूटपाट करते हैं, भोजन की तलाश में ये जाते हैं। कई बार गांव वालों से जब्ती हो जाती हैं, कई गांव वाले इनकी गोलियों का शिकार भी हो जाते हैं, मार दिया जाता है उनको। 1949 में जैसे ये फिलीपीन की गवर्नमेंट के पास खबर पहुंचती है तो वो उनका पीछा करते हैं या इंतज़ार करते हैं। गांव में जब ये आते हैं तो पुलिस इन पे हमला करती है, उनमें से एक इनका साथी मारा जाता है और एक साथी जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। अब ये 2 लोग बाकी हैं। ओनेडा इतना होशियार है, ये पुलिस वालों के हाथ नहीं आता है। ऐसा ही चलता है, कुछ दिन के बाद दोबारा गांव में हमला होता है, अनाज की लूटापुटी के लिए दोबारा गोलियां चलती हैं, लोग भी कुछ मारे जाते हैं। दोबारा फिलीपीन की गवर्नमेंट हरकत में आती है। अब फिलीपीन की गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट करती है और पोस्टर गिराए जाते हैं जंगल के अंदर और उन पे लिखा है कि अगर कोई आर्मी का जवान या किसी भी देश का अगर सिपाही जंगल में छुपा है तो वो बाहर आ जाए, आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि जंग खत्म हो गई है, वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हो गई है। ओनेडा भी ये पोस्टर पढ़ता है
लेकिन उसको लगता है कि उसको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनके मेजर की या जो ऑफिसर जिन्होंने उनको इधर छोड़ा था, उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपने किसी भी हालत में आपने आत्मसमर्पण नहीं करना है और किसी भी हालत में आपने आत्महत्या नहीं करनी है। वक्त बीतता है, साल पे साल बीतते जाते हैं। अब दोबारा जब कभी हरकत होती है गांव में तो दोबारा गवर्नमेंट एक्शन में आती है और एक बार गोलियों का शिकार उनका दोस्त हो जाता है। उनके पाँव में गोली लगती है, ओनिडा उसका ऑपरेशन करके गोली निकाल देता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब हीरो ओनिडा जो है वो अकेले जंगल में जंग लड़ते हैं और जंग लड़ने का जो मेन कारण था वो ये था कि पास ही आइलैंड पे एक एयरफोर्स का कैंप था, एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर था और वहाँ वो ट्रेनिंग जब देते थे तो उनके जेट एरोप्लेन से जंगल में बम गिराए जाते थे या गोलियों की आवाज़ आती थी। तो ओनिडा इस भ्रम में ही रहते थे कि जंग अभी जारी है। इन गोलियों की जब बम की आवाज़ सुन के उनके दिमाग में था कि जंग समाप्त नहीं हुई है और मुझे गुमराह किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जापान की गवर्नमेंट को पता नहीं है, उनको खबर मिलती है। जो सरेंडर करता है जब वो अपने कंट्री में पहुंचता है इनका दोस्त, तो वो बताते हैं कि ओनिडा और उसका साथी जो है वो अभी भी जंगल में है। एक बार उनका भाई भी जाता है फिलीपीन गवर्नमेंट की मदद से, फिर दोबारा पोस्टर गिराए जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन ओनिडा पे इसका कोई असर नहीं होता है। और ना ही वो इतना होशियार हो गया था और इतने ठिकाने उसने बना लिए थे कि वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आता था। वक्त गुजरता है, लगभग 28 साल गुजर जाते हैं। 29 साल 29 ईयर गुजर जाते हैं। 1974 का दौर आता है। 1974 में एक जापान के नौजवान नोरियो सुजुका, वो नौजवान वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। जब वो फिलीपीन पहुंचते हैं तो उनको ओनिडा की स्टोरी बताई जाती है। वो ओनिडा को ढूंढने निकल जाते हैं जंगल में परमिशन लेके। ओनिडा उनको देखते हैं, लेकिन खुशनसीबी उनकी ये है कि ओनिडा उन पर गोलियां नहीं चलाते। वो देख लेते हैं कि ये उनका हमशक्ल या जापान का ही कोई नागरिक है, दूर से उनको देख लेते हैं और 4 दिन की मुशक्क़त के बाद वो उनसे मिलते हैं ओनिडा से और 4 दिन उनके पास रहते हैं। वो उनको बताते हैं कि जंग तो कब की ख़त्म हो गई, जंग तो 1945 की ख़त्म हो गई, लगभग 28-29 साल पहले जापान पे बम गिराए गए, वो शहर तबाह हो गए। अब दोबारा जापान जो है वो तरक्की कर रहा है। ओनिडा जो सुनते हैं बहुत रोते हैं, बहुत रोते। वो कहते हैं, ओनिडा ने सरेंडर करने के बाद एक बुक लिखी है, नो सरेंडर माई 30 ईयर वार। उन बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं रोज़ अपनी राइफ़ल चमकाता था कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बना। फिलीपीन गवर्नमेंट के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, जहाँ ये लुआंग द्वीप के जो लोग हैं कितनी ही लोगों की हत्याएं। अब सुजुका जो जापान के नौजवान हैं वो इनको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि जब हमको इस द्वीप पे छोड़ा गया था, आइलैंड पे छोड़ा गया था, तो हमारे ऑफिसर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने सरेंडर नहीं करना है और ना ही आपने आत्महत्या करनी है, और हम आपको लेने आएंगे। जब भी जंग खत्म होगी हम आपको लेने आएंगे। अगर कोई वो अफसर जिन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, अगर वो मेरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं आत्मसमर्पण के लिए, तो मैं आत्मसमर्पण करूंगा। बड़ी हैरानी की बात है। वो सुजुका दोबारा जापान जाते हैं और फाइलों में उन अफसर का नाम जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं।
और एक रिटायर्ड मेजर जोशमी तानागुची, मेजर जोशमी तानागुची, वो इस समय किताबों की दुकान चला रहे थे। वो उनको पूरी कहानी सुनाते हैं, ओनिडा की पूरी कहानी सुनाते हैं। वो बड़े हैरान होते हैं। 30 साल तक वो फिलीपीन के जंगलों में हैं। और ओनिडा ने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे उसने ये वक्त जंगल में गुजारा है। इवन के घास या वो चीज़ें जो नहीं खा सकते, पत्थर तक भी कई बार हमें खाने पड़े थे। अब मेजर तानागुची वो फिलीपीन जाते हैं और फिलीपीन गवर्नमेंट की मदद से फिर दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि मेजर तानागुची जो हैं वो आए हैं, आप ओनिडा आप सरेंडर कर दें। वो उनसे मिलते हैं। फिर वक्त आता है 9 मार्च 1974, मीन 26 दिसंबर 1944 में उनको फिलीपीन में उतारा गया। और 9 मार्च 1974, लगभग 29 ईयर्स के बाद वो ओनिडा जो हैं वो फिलीपीन के प्रेसिडेंट फेर्डिनेंड मार्को के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। उस समय ओनिडा के पास एक राइफल, 500 राउंड गोलियां, कुछ अग्निशन मटेरियल, कुछ हैंड ग्रेनेड और एक तलवार। वो तलवार उनकी ख़ानदानी तलवार जो उसकी माँ ने उसको दी थी जब वो फिलीपीन के लिए चले थे जंग में, वर्ल्ड वार सेकंड में। ओनिडा के सरेंडर करने के बाद बात उठती है वो हत्याएं जो ओनिडा के हाथों हुई थी या उसके ग्रुप के लोगों के हाथों हुई थी। लगभग 30 लोग जो थे वो मारे गए थे इस पीरियड में ओनिडा से या उसके दोस्तों से। अब फिलीपीन गवर्नमेंट में बात आती है कि ओनिडा के साथ क्या किया जाए, क्रिमिनल केस चलाया जाए, फांसी की सजा दी जाए, या उम्र कैद या जेल में डाला जाए। नहीं, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट थे बड़े दिल वाले फेर्डिनेंड मार्को ने उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये एक सैनिक था, ये एक सिपाही था अपने देश के लिए जो लड़ रहा था और अपनी जान की रक्षा के लिए इसने ये सब किया है, इस कारण इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और मार्को प्रेसिडेंट जो फिलीपीन के हैं वो इनको रिहा करते वक्त इनकी वो तलवार, ख़ानदानी तलवार जो उनकी माँ ने इनको दी थी, भेंट की थी, वो भी उनको वापस करते हैं। अब ओनिडा जो है जापान आ जाते हैं। जापान में उनका हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। निक नाम भी उनका हीरो था, हीरो की तरह उनका वेलकम किया जाता है। अब जापान में वो एक हीरो हैं। बड़ी सारी बुक्स जो हैं उन पर लिखी हुई हैं। खुद भी उन्होंने सरेंडर करने के बाद, जापान में आने के बाद एक बुक लिखी, नो सरेंडर माई 30 ईयर वार। और भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उनको बहुत बड़े बड़े इनाम दिए। जापान की गवर्नमेंट ने उनको उनके पूरे 30 साल की सैलरी जो थी वो उनको भेंट की, उनको दे दी। अब ओनिडा जो है वो एक बहुत जाने माने व्यक्ति हो गए हैं। वो बड़ा सारा हिस्सा उसने उन पैसों का वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया और एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके वो फिलीपीन लोआंग देश में जाते हैं, लोआंग आइलैंड पे जाते हैं फिलीपीन कंट्री में। और वो लोग जो इनके हाथों मारे गए थे उन लोगों को, उनके घर वाले जो थे, उनकी फैमिली के लोग, उनमें वो दान करते हैं और उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। इसके बाद वो जापान आ जाते हैं। लेकिन ये बदला हुआ जापान जो है उनको रास नहीं आता है। कुछ सालों के बाद वो अपने बड़े भाई के पास ब्राज़ील चले जाते हैं। ब्राज़ील में ये एक जापानी लड़की से शादी करते हैं और वहाँ जीवन बिताते हैं। एक दिन ये न्यूज़ पढ़ते हैं
80 के दशक में कि एक जापान के एक 13 साल के लड़के ने अपने पिता पर हमला कर दिया, चाकू से उसकी हत्या कर दी है। बड़े परेशान होते हैं और ये फिर जापान लौट आते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए ये एक स्कूल खोलते हैं, ओनिडा नेचर स्कूल। जापान में वुमेन एसोसिएशन का इनको हेड कंजर्वेटिव भी बनाया जाता है। 1996 में ये दोबारा फिलिपीन लुआंग द्वीप में जाते हैं, क्योंकि जो पछतावा इनके अंदर था लोगों की हत्याओं का, उसका पश्चाताप करने के लिए ये दोबारा लुआंग द्वीप में जाते हैं और वहाँ बड़ी सारी डोनेशन ये करते हैं लोगों को, स्कूलों को। सिंगल एक स्कूल को ये लगभग $10,000 अमेरिकी डॉलर डोनेट करते हैं, लोगों को भी डोनेशन देते हैं। उसके बाद ये दोबारा जापान आ जाते हैं और लगभग 91 की एज में 2014 में इनका हार्ट फेलियर से देहांत हो जाता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे हीरो की जिसने अपनी जवानी के 30 साल देश के लिए, जहाँ अपनी सीनियर की आज्ञा को मानने के लिए कुर्बान कर दिए। हम सलाम करते हैं ऐसे देश के जवानों को। जय हिंद, जय भारत।